वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। तो आज हम बात करने वाले हैं एसआरएफ के बारे में, जो कि एक केमिकल कंपनी है और अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है और उसके शेयर में काफ़ी उथल पुथल हो रहा है। इस वीडियो में हम लोग एसआरएफ का करेंगे पूरा फंडामेंटल एनालिसिस, जानेंगे क्या चल रहा है कंपनी में, क्या है यहाँ पे प्रॉब्लम, अच्छे रिजल्ट्स के आने के बाद भी यहाँ पे कैसे वैल्यूएशंस को लेके कंसर्न्स होने के बाद यहाँ पे शेयर में आ रही है गिरावट। ये सारी चीज़ें जानेंगे और जानेंगे इसमें आपको क्या करना चाहिए, टेक्निकल एनालिसिस, शेयर होल्डिंग पैटर्न वगैरह वगैरह, कंपनी का बिजनेस क्या है, मैनेजमेंट क्या बोल रहा है, कैपेक्स प्लान वगैरह, आगे एक्सपेंशन कैसे है और आगे क्या आउटलुक हो सकता है शेयर का, और टारगेट प्राइस क्या रहेंगी शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म के लिए। ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर हम लोग एकदम डिटेल में जानेंगे और समझेंगे पूरे एसआरएफ के बिज़नेस को और एसआरएफ के शेयर प्राइस के बारे में। चलिए, मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको गारंटी देता हूँ कि एसआरएफ से रिलेटेड आपको सारी खबर यहाँ पे अपडेट हो जाएगी इस अगले 10-15 मिनट के अंदर। चलिए, सबसे पहले हम बात करें, एसआरएफ एक केमिकल कंपनी है जो कि केमिकल एंड अलाइड सर्विसेज में यहाँ पे काम करती है। इनका मेन काम अगर आप देखोगे तो स्पेशलिटी केमिकल, ठीक है, एक स्पेशलिटी केमिकल जो आप सभी को पता है, स्पेशलिटी केमिकल्स ऐसे होते हैं जो एक पर्टिकुलर नाइकी इंडस्ट्रीज़ को यहाँ पे सर्व करते हैं। फिर एक है फ्लोरोकेमिकल्स का बिजनेस। फ्लोरोकेमिकल्स का बिजनेस बेसिकली जो रेफ्रिजरेटर्स और परफ्यूम वगैरह और जो अगर आप देखोगे तो इस तरह के जो सेगमेंट्स होते हैं ना, मतलब हवा वगैरह से रिलेटेड, फ्लोरोकेमिकल्स बेसिकली रेफ्रिजरेटर्स वाले जो चीज़ें होती है उसमें काम आता है। अगर आप देखोगे तो ये इनके 2-3 प्रोडक्ट हैं, फार्मा प्रॉपलेंट्स और यहाँ पे रेफ्रिजरेंट्स और इंडस्ट्रियल केमिकल्स। तो ये 2-3 तरह के यहाँ पे प्रोडक्ट्स होते हैं। उसके अलावा इनका एक मेन बिजनेस है फिर यहाँ पे जो है वो है पैकेजिंग का। पैकेजिंग फिल्म बिजनेस के अंदर बेसिकली ये जो अगर आप देखोगे तो ये पैकेजिंग फिल्म वगैरह जो होता है, इसमें ये लोग क्या करते हैं, जैसे अभी चिप्स का जो पैकेट होता है तो उसकी जो थैली होती है बेसिकली ये वो बनाते हैं। तो इस तरह का अगर आप देखोगे तो पैकेजिंग फिल्म का ये बिजनेस है, आप देख सकते हैं। देखिए, तो मेन ये 2 तरह के यहाँ पे प्रोडक्ट्स होते हैं जो यहाँ पे पैकेजिंग के लिए होते हैं। ये एक तरीके की थैली है जो यहाँ पे अलग अलग तरह के यहाँ पे प्रोडक्ट्स में मैन्युफैक्चरिंग बेसिकली एफएमसीजी में सबसे ज़्यादा काम आती है। उसके बाद जो एक और सेगमेंट है वो है रबर इंडस्ट्री वाला। अब रबर इंडस्ट्री के अंदर ये लोग क्या बनाते हैं, रबर इंडस्ट्री के अंदर ये लोग बेसिकली बेल्ट्स वगैरह बनाते हैं। अपनी जो कन्वेयर बेल्ट्स वगैरह होती है ये वो सारी चीज़ें बनाते हैं और थोड़ी बहुत अलग अलग तरह के और प्रोडक्ट बनाते हैं। फिर कोटेड फैब्रिक बिजनेस के अंदर ये वाला जो अपना अगर आप देखोगे स्टेडियम में जो बड़े बड़े तिरपाल होते हैं ये बनाते हैं। फिर लेमिनेटेड फैब्रिक बिजनेस है। तो अगर आप देखोगे तो लगभग ये बहुत सारे बिजनेस में काम करते हैं। तो ये इनका मेन प्रोडक्ट ऑफरिंग्स है, ठीक है। उसके बाद हम सबसे पहले अब जान लेते हैं कंपनी के थोड़े बहुत हाइलाइट्स के बारे में। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 40% से इनका रेवेन्यू बढ़ता है 2608 करोड़ का। उसी के बाद अगर हम बात करें कंपनी का जो एबिट है वो 73% से बढ़ता है 575 करोड़। और उसी के बाद हम यहाँ पे बात करें कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 96% से बढ़ के 381 करोड़ रुपीज़ हो जाता है। उसी के अलावा ये जो सारी चीज़ें हैं अगर हम देखें ये उससे कंपेयर की जा रही है YOY बेसिस पे। और कंपनी के जो यहाँ पे चेयरमैन हैं और जो MD है उनका क्या कहना है वो भी हम जान लेते हैं। उन्होंने बोला है कि एक्सीलेंट क्वार्टर रहा है विद द स्पेशलिटी केमिकल्स एंड पैकेजिंग फिल्म बिजनेस परफॉर्मिंग एक्सीडिंग वेल। उसी के बाद यहाँ पे बोला है कि कोविड-19 के कारण यहाँ पे हमें आने वाले टाइम में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स रहेंगी और यहाँ पे हम लोग उसको यहाँ पे देखते रहेंगे, बट आने वाले टाइम में इस पर एक बिज़नेस कंसर्न है। फिर वहीं पे हम बात करें, कंपनी ने थोड़ा बहुत सेगमेंट रिजल्ट्स के बारे में बताया जिसके बारे में हम लोग इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में बात करेंगे। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि एनुअल रिजल्ट्स में हम देखेंगे तो 17% से इनका रेवेन्यू बढ़ा है और पैट इनका यहाँ पे लगभग 31% से बढ़ा है। वहीं पे कैपेक्स जो कंपनी प्लान करने वाली है 375 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पे कैपेक्स है। एक यहाँ पे मल्टीपर्पज़ प्लांट यहाँ पे डालेगी जो कि केमिकल बिजनेस के लिए होगा और वो यहाँ पे इमर्जिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे अगर आप देखोगे नए जो प्रोडक्ट्स लॉन्च करने के लिए इसको ये किया जाएगा। वहीं पे कंपनी ने 309 यहाँ पे पेटेंट्स के लिए अभी तक अप्लाई किया था, जिसमें से 11 पेटेंट्स अप्लाइड ड्यूरिंग द क्वार्टर और कंपनी है को अभी तक यहाँ पे 39 पेटेंट्स यहाँ पे इनके पास हैं। अब पेटेंट्स वगैरह ये बेसिकली इनका प्रोसेस और प्रोडक्ट्स का पेटेंट होता है, तो ये सारी चीज़ें हैं। ओवरऑल ये कंपनी का एक आउटलुक था और एक ब्रीफ में मैंने आपको बताया। अभी अगर आप जानना चाहते हैं कि ये शेयर प्राइस यहाँ पे क्यों टूटा था, अगर आप देखोगे तो उसके पीछे एक सिंपल रीज़न है कि कंपनी के जो वैल्यूएशंस है उसको लेके और दूसरी चीज़ जो आउटलुक को लेके यहाँ पे कभी भी प्रॉब्लम थी। मतलब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे उनकी वैल्यूएशंस और आने वाले टाइम में जो अभी डिसरप्शन हो रहा है कोविड-19 सेकेंड वेव के कारण, तो यहाँ पे सभी केमिकल के शेयर्स यहाँ पे टूट गए थे। तो उस कारण से यहाँ पे थोड़ी बहुत एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी। और एक महीने में जितनी भी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एसआरएफ या फिर कोई भी केमिकल के शेयर्स में बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्राइस रैली आई है, तो एक छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग थी। फिर वहीं पे
कंपनी की R&D फैसिलिटीज़ वगैरह हैं। अगर अपन देखते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे कंपनी के जो 3 बिज़नेस हैं, अच्छा बिज़नेस सेगमेंट के अंदर 3 ही यहाँ पे डाले जाते हैं। सबसे पहले केमिकल्स, पैकेजिंग और टेक्निकल टेक्सटाइल्स और एक अदर है। 43% बिजनेस इनको सबसे ज़्यादा केमिकल से आता है। इनका EBITDA 2188 करोड़ का है। 75 कंट्रीज़ में ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं। 4 कंट्री में इनके ऑपरेशंस है। 14 इनके टोटल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं और लगभग 1200 करोड़ का इनका प्रॉफिट है। वहीं पर अगर आप देखोगे तो ये कंपनी का ओवरऑल बिजनेस व्यू है। ये पैकेजिंग और केमिकल्स, फिर टेक्निकल टेक्सटाइल्स और अदर्स, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इसमें अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स वगैरह बनाती है और सबसे ज़्यादा अगर आप देखोगे तो ईबिट जो कंट्रीब्यूट करता है वो पैकेजिंग फिल्म बिजनेस करता है। और यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, मैनेजमेंट ने अभी एक बोला है कि ये वाले जो बिज़नेस है ना, इसमें कंपटीशन बढ़ गया है और इसके अंदर यहाँ पे हमें मार्जिन्स का यहाँ पे प्रेशर देखने को मिल रहा है। क्योंकि अगर आप देखोगे ये रेवेन्यू कम कमाता है इससे, बट इसका अगर आप देखोगे मार्जिन ज़्यादा है और इसके लगभग प्लांट्स भी ज़्यादा है। तो कंपनी का फोकस यहाँ पे पैकेजिंग फिल्म पे ज़्यादा था, बट अभी इसमें थोड़ी बहुत यहाँ पे प्राइस में यहाँ पे थोड़ी वो दिख रही है और यहाँ पे इनके मार्जिन्स कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये ओवरऑल कंपनी का यहाँ पे प्रोसीजर है और सॉरी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ की यहाँ पे लोकेशंस है जहाँ जहाँ इनके प्लांट्स वगैरह हैं और ये सारा चीज़ है। फिर उसके अलावा इंटरनेशनल ऑपरेशंस में साउथ अफ्रीका, थाईलैंड और हंगेरी में यहाँ पे इनका प्लांट है। अगर आप देखोगे मार्केट लीडरशिप है अक्रॉस वेरियस बिजनेस, जिसके अंदर हम सबसे इंपॉर्टेंट बात करें तो ये जैसे कि अगर फ्लोरोकेमिकल्स में देखें तो एक पर्टिकुलर केमिकल है फार्मा ग्रेड करके, इसके अंदर इनकी लीडरशिप है। फिर पैकेजिंग फिल्म्स है, फिर टेक्निकल टेक्सटाइल्स है, इसमें भी टेक्निकल टेक्सटाइल्स में 40% मार्केट शेयर है। अगर आप देखोगे तो नायलॉन, इंडिया के जो नायलॉन टायर्स कॉर्ड होता है उसके अंदर, और वहीं पे अगर हम देखें कन्वेयर बेल्ट के ये बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं जो कि 3rd लार्जेस्ट है। और इसी तरीके से इस बिज़नेस में इनकी ओवरऑल यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे एक अच्छी खासी लीडरशिप है लगभग सभी बिज़नेस में। और वहीं पे अगर आप स्पेशलिटी केमिकल्स का भी बिज़नेस देखें तो वो एक बहुत ही ज़्यादा एस्टेब्लिश बिज़नेस है, उसमें बहुत ज़्यादा यहाँ पे इनके बड़े बड़े कस्टमर्स हैं। अब हम बात करें मार्जिन्स की तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्जिन्स 24.8% रहे हैं। पिछली बार यहाँ पे जो पिछले साल मार्जिन थे 21.2% मार्जिन थे। और वहीं पे अगर हम देखेंगे ये अपना पैट वगैरह है जो कि पिछले साल से काफ़ी अच्छी तरीके से बढ़ा है और वहीं पे पिछले साल से भी बढ़ा है। इस साल के लिए मार्जिन यहाँ पे 26% रहे जो कि पिछली बार से काफ़ी अच्छी तरीके से बढ़े और ये ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है ये एक काबिल तारीफ़ है। वहीं पर हम बात करें फिनेंशियल ओवरव्यू, ये अगर आप देखोगे की रेशोज़ अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे कैसे कैसे इबिट मार्जिन्स इनके बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं ये आप देख सकते हो। बट यहाँ पे अभी इबिट मार्जिन्स में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहेगी कि वो जो पैकेजिंग फिल्म का बिजनेस है उसके अंदर हमें मार्जिन प्रेशर देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे एक बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। नेट डेब्ट टू इक्विटी का रेशो जो अभी अगर आप देखोगे वो काफ़ी कम हो गया है FY21 में, जिसके कारण हमें पता पड़ रहा है कि कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा अपना डेब्ट का पैसा चुका दिया है। तो ये सारी चीज़ें हैं ओवरऑल। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये वापस चार्ट्स में ये सारी चीज़ें दिखाई गई है कि कैसे कैसे कंपनी ने यहाँ पे परफॉर्म किया है। बट ये सारा एनालिसिस YOY बेसिस पे हो रहा है, हम इसको देखेंगे QOQ बेसिस पे भी, फिर हमें पता पड़ेगा यहाँ पे कैसे कंपनी ने परफॉर्म किया है। फिर अगर आप देखते हो तो ये वापस कंपनी का ये ओवरऑल बिजनेस है, केमिकल बिजनेस, पैकेजिंग फिल्म बिजनेस, टेक्निकल टेक्सटाइल्स और अदर्स। तो ये इसमें वापस बांटा गया है कि कैसे कैसे रेवेन्यू शेयर आ रहा है और कहाँ से पैसा आ रहा है। वहीं पे हम बात करें यहाँ पे सेगमेंटल बिजनेस की, तो अगर आप देखोगे केमिकल रिजल्ट में अगर आप देखते हैं तो केमिकल्स के अंदर यहाँ पे जो ये कंट्रीब्यूट करते हैं 44%, बट यहाँ पे इबिट मार्जिन इनके 23.9 है। तो ये सारी चीज़ें हैं और यहाँ पे ओवरऑल इनका कंट्रीब्यूशन कंपनी के इबिट में यहाँ पे 48% रहता है। वहीं पे अगर हम देखें स्पेशलिटी केमिकल बिजनेस में थोड़े बहुत अपडेट्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे मैनेजमेंट ने एक बहुत ही डिसेंट कमेंट्री दी है। उन्होंने बोला अभी तक की परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी थी, उसके पीछे जो रीजंस बताए थे उसमें से अगर आप देखोगे तो स्ट्रॉन्ग डिमांड थी ओवरसीज़ मार्केट में और वॉल्यूम्स ज़्यादा थी इनके हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स की और इनकी एग्जिस्टिंग कैपेसिटीज़ की जो यूटिलाइजेशन है वो हायर थी। वहीं पर अगर हम देखेंगे कंपनी ने 375 करोड़ का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट यहाँ पे अनाउंस किया है ताकि ये जो इनकी पेंटअप डिमांड है उसको यहाँ पे ये लोग मीट कर पाए। और वहीं पर कंपनी ने 2 यहाँ पे न्यू डेडिकेटेड प्लांट्स यहाँ पे लगाए हैं, कमीशन किए हैं जो कि एग्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स के लिए है। फिर वहीं पे अगर आप देखोगे इन्होंने बोला है कि ग्लोबल एग्रोकेमिकल्स ट्रेंड यहाँ पे मॉडरेट रहेंगे और वहीं पे चाइना के कारण इनको बेनिफिट मिल रहा है, एक अल्टरनेट जो डेस्टिनेशन है सोर्स करने का केमिकल्स को। बट इंडिया में अभी भी यहाँ पे कोविड-19 पैंडेमिक के कारण सप्लाई चेन से डिस्टर्ब होंगी। तो ये सारे अपडेट्स थे। फिर वहीं पर उसके बाद और क्या अपडेट है तो वहीं पर अगर आप देखोगे तो ये केमिकल टेक्नोलॉजी ग्रुप इज एन एक्टिवली एंगेज डेवलपमेंट ऑफ द न्यू प्रोसेस टेक्नोलॉजीज की फोकस ऑन हाई एंड मॉलिक्यूल्स। और अब ये क्या है, ये बेसिकली कंपनी का R&D डिपार्टमेंट है। अगर आप देखोगे जो CTG है उसने अभी 93 पेटेंट्स इनको मिल चुके हैं और 309 पेटेंट्स के लिए इन लोग ने अप्लाई कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें। उसके बाद अगर आप बात करोगे फ्लोरोकेमिकल्स के अंदर यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्लोरोकेमिकल्स के अंदर यहाँ पे जो हेल्दी परफॉर्मेंस देखने को मिली है
और यहाँ पे क्लोरोमीथेन से यहाँ पे काफ़ी अच्छा बिजनेस आया है। अभी ऑटो सेल्स और एसी सेगमेंट्स यहाँ पे रिवाइवल देखा है H2 में, मतलब हाफ ईयर में। बट आने वाले टाइम में अब ये इम्पैक्ट ऑफ मिनी लॉकडाउन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट कर रही है। तो फ्लूरोकेमिकल्स वाला बिजनेस भी यहाँ पे इम्पैक्ट हो जाएगा, क्योंकि एसी और यहाँ पे ऑटो जो है ये सबसे बड़े कंज्यूमर्स हैं इनके। तो ये यहाँ पे सारी चीज़ें, और उसके अलावा यहाँ पे रॉ मटेरियल भी इंक्रीज़ हो रहा है। पैकेजिंग फिल्म बिजनेस में कंपनी ने अभी एक अपडेट दिया था। अगर आप देखोगे इसमें जो ईबिट मार्जिन है 22.3 है, ये ओवरऑल ईबिट मार्जिन से कम है। और वहीं पे इनका जो कंट्रीब्यूशन है 37% है, और कंट्रीब्यूशन टू ईबिट है अगर आप देखोगे तो 38% रहता है। फिर अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी ने बोला है कि मार्जिन्स के अंदर हम लोग को BOPT एक प्रोडक्ट है जिसके अंदर नेगेटिव ट्रेंड दिखना है, और वहीं पे BOPP के जो मार्जिन है वो स्ट्रांग है। फिर वहीं पे कंपनी ने बोला है कि टुवर्ड्स ग्लोबल सप्लायर्स विद मल्टी लोकेशनल फैसिलिटीज़। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कंपनी ने जिनके जो ये प्लांट थे ये 100% कैपेसिटी पे चल रहे थे। फिर वहीं पे हंगेरी और यहाँ पे थाईलैंड में इनकी सिग्निफिकेंट वॉल्यूम एक्सपेंशन देखने को मिला है। और वहीं पे अगर आप देखोगे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट से इनको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एनहेंस कॉन्ट्रीब्यूशन मिला है, मतलब ज़्यादा प्रॉफिट मिला है। और उसी के अलावा यहाँ पे अभी एक कंपनी का जो क्वार्टर था ये अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है। फिर टेक्निकल टेक्सटाइल्स बिजनेस, जो कि बेसिकली ये रबर रिलेटेड वाले जो बिजनेस होते हैं, इसके अंदर मार्जिन सबसे कम है। अगर आप देखोगे तो 15.3% का मार्जिन है। अगर आप देखते हैं तो कंट्रीब्यूशन टू रेवेन्यू भी बहुत कम है, और इनका ईबिट मार्जिन लगभग 18.2 है। तो ये सारी चीज़ें, ये थोड़ा कम बिजनेस है। और इसके अंदर वैसे भी अगर आप देखोगे टायर इंडस्ट्री के अंदर वापस अब रिकवरी आई तो थी, बट अब वापस ये जो लॉकडाउन हो रहा है इसके कारण प्रॉब्लम हो जाएगी। और वहीं पे बट एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि लॉकडाउन से यहाँ पे एक जो इंक्रीज मोबिलिटी हो जाएगी, पर्सनल मोबिलिटी, मतलब पर्सनल व्हीकल की डिमांड बढ़ेगी, जिसके कारण से बिजनेस बढ़ेगा। बट अगर लॉकडाउन होता है तो यहाँ पे सारे जो ट्रैवल रेस्ट्रिक्शन ही बंद हो जाएंगे, तो लोग बाग किसी भी तरह की व्हीकल्स की डिमांड नहीं करेंगे। तो ये सारी चीज़ें, बट यहाँ पे आने वाले टाइम में, मतलब अगर आप देखोगे जून क्वार्टर के बाद अगर अपन देखेंगे ना, तो इस बिज़नेस की डिमांड सबसे ज़्यादा होगी, जो कि है टेक्निकल टेक्सटाइल बिजनेस। फिर इनका अदर बिजनेस है जिसके अंदर बहुत ही कम मार्जिन है, जिसके अंदर अगर आप देखोगे 11.3 मार्जिन है, उसका कंट्रीब्यूशन भी बहुत कम है। और अदर की हाइलाइट्स क्या है, कोटेड फैब्रिक और लेमिनेटेड फैब्रिक्स इनके दो बिजनेस है उसके अंदर है। अभी आउटलुक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, आउटलुक सबका कैसा कैसा है तो अपन वो भी जान लेते हैं। तो केमिकल बिजनेस की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि लॉकडाउन के कारण ये इम्पैक्ट होगा, जो कि मैनेजमेंट ने बोला है। बाकी इनका प्लान क्या कहता है, नए नए तरह के प्रोडक्ट्स बनाना और नए नए तरह के मॉलिक्यूल्स क्रिएट करना, जिसके कारण यहाँ पे आने वाले टाइम में इनको एक अच्छी खासी नई प्रोडक्ट पाइपलाइन इनके लिए तैयार हो पाए। और ओवरऑल ये R&D में यहाँ पे विश्वास रखते हैं, नए नए प्रोडक्ट्स बनाएंगे और इस पर यहाँ पे काम करेंगे। और कुछ इनके हाई मेन यहाँ पे थे, इनको रेफ्रिजरेंट्स वगैरह से यहाँ पे जो बिजनेस है उसके अंदर यहाँ पे काम करना था। पैकेजिंग के अंदर यहाँ पे जो मार्जिन प्रेशर दिख रहा है, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है कि ड्यू टू स्टार्टअप ऑफ न्यू लाइंस लीडिंग टू प्राइस करेक्शंस, कुछ इनने नए प्रोडक्ट जो नई लाइंस वगैरह तैयार की है। फिर वहीं पे अगर आप देखोगे थाईलैंड और यहाँ पे हंगेरी के अंदर यहाँ पे सेल्स रैंप अप करेंगे, और अंडर कंस्ट्रक्शन BOP फिल्म प्लांट जो है थाईलैंड के अंदर वो यहाँ पे अब चालू हो जाएगा कमिंग क्वार्टर्स में। तो हमें देखना है BOPP का जो प्लांट है ये कब चालू होने वाला है, जैसा कि मैनेजमेंट ने बोला है। और वहीं पे ये लोग R&D पे काम करेंगे ताकि इनके जो कॉस्ट इफेक्टिव मेजर्स ये लोग ले पाएँ और यहाँ पे मार्जिन इनके वापस सुधर जाए। ये सारी चीज़ें थी। अब टेक्निकल टेक्सटाइल के लिए यहाँ पे क्या आउटलुक है, देखो अगर आप देखोगे तो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे फोकस रहेगा, और वहीं पे इंटरनेशनल कैपेसिटीज बीइंग रीबैलेंस्ड ड्यू टू सर्टेन कैपेसिटी क्लोजर्स प्रोवाइडिंग पॉजिटिव NTCF ट्रेंड्स। तो ओवरऑल यहाँ पे एक अच्छा खासा आउटलुक है और ये सारी चीज़ें हैं। और वहीं पे कंपनी ने बहुत सारे तरह के यहाँ पे ESG रिलेटेड और CSR रिलेटेड यहाँ पे वो कंसर्न्स, मतलब स्टेप्स उठाए थे, जिसके ऊपर यहाँ पे मैनेजमेंट ने बताया। अब हम करते हैं यहाँ पे YOY के बाद अब हम करेंगे QOQ एनालिसिस, जहाँ पे हमें एग्जैक्ट फिगर पता पड़ेंगे कि कंपनी ने Q on Q बेसिस पे कैसा परफॉर्म किया है। तो हम देखेंगे तो कंपनी ने यहाँ पे Q on Q बेसिस पे भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। अगर आप देखते हो इनके रेवेन्यू यहाँ पे पिछली बार से ज़्यादा थे। अगर हम क्वार्टरली रेवेन्यू देखें तो 2606 करोड़ के थे, जो पिछली बार से ज़्यादा थे। पिछली बार यहाँ पे 2146 करोड़ का रेवेन्यू था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर हम बात करें यहाँ पे 26% का मार्जिन था, अभी यहाँ पे 25% का है। तो मार्जिन पे प्रेशर जो कंपनी बोल रही है वो बिल्कुल दिखाई दे रहा है साफ साफ। फिर वहीं पे यहाँ पे कंपनी के अगर अपन पैट की बात करें तो नेट प्रॉफिट इनका 381 करोड़ था, पिछली बार 325 करोड़ था। तो ओवरऑल यहाँ पे कंपनी की जो परफॉर्मेंस थी वो यहाँ पे Q on Q और Y on Y बेसिस पे अच्छी थी। और आउटलुक जो है देखिए, एक इसमें SRF और
और बाकी सभी केमिकल कंपनीज़ में एक बहुत बड़ा फ़र्क ये है कि एसआरएफ का जो बिज़नेस है वो बहुत ही डाइवर्सिफाइड है। वो केवल स्पेशलिटी में काम नहीं करती, वो बहुत सारे तरह तरह के अलग अलाइड बिजनेस में भी काम करती है। इसलिए मैंने वीडियो के शुरू में भी बोला था कि ये एक स्पेशलिटी केमिकल प्लस अलाइड बिजनेस में काम करती है। तो केवल एक बिजनेस से अब यहाँ पे इनका डाइवर्सिफिकेशन रिस्क कम हो जाता है। तो डाइवर्सिफिकेशन रिस्क बहुत, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे रिस्क कम हो जाता है, क्योंकि एक बिजनेस पे डिपेंडेंट होता है तो यहाँ पे अगर वो बिजनेस को कुछ हुआ तो पूरी की पूरी कंपनी की बैंड बच जाती है। बट ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इनके अलाइड बिजनेस है और इन लोग की ग्लोबल प्रेजेंस भी ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें, इसीलिए अगर आप देखोगे तो ये बाकी जो केमिकल कंपनीज है, दीपक नाइट्राइट या फिर हम विनाती ऑर्गेनिक से कंपेयर करें तो इसलिए ये उससे थोड़ी अलग है। और अगर अपन देखेंगे तो अतुल लिमिटेड के तो यहाँ पे रिजल्ट ही खराब आए थे और दीपक नाइट्राइट के रिजल्ट बिल्कुल अच्छे थे। तो ये सारी चीज़ें। अच्छा, बोरिंग्स की बात करें कि कंपनी की बोरिंग्स वगैरह कैसे क्या रही है, तो जैसे कि अगर आप देखोगे तो ये जो पहले 4,000 करोड़ का लोन था, अब वो यहाँ पे केवल 3,000 करोड़ का लोन रह गया है। अगर हम बात करें नेटवर्थ की, तो नेटवर्थ लगभग यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो इन दोनों का ऐड करेंगे तो लगभग यहाँ पे 6,846 करोड़ की 56 करोड़ की यहाँ पे इनकी नेटवर्थ है, जो कि हम लोग इसको यहाँ पे काम लेंगे अपना प्राइस टू बुक रेशो निकालने में। अगर आप देखोगे 6,855 करोड़ की इनका नेटवर्थ है। इसको मार्केट कैप से अगर जब अपन डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे लगभग जो अपने को प्राइस टू बुक रेशो आएगा 5.43 आएगा, जो कि काफ़ी कम है। नॉर्मली अगर हमें देखा गया है कि 12 का यहाँ पे प्राइस टू बुक रेशो 10 से 12 का यहाँ पे प्राइस टू बुक रेशो रहता है। पी की बात करें तो यहाँ पे 30 का पी है, जो कि एक नॉर्मल वैल्यूएशन है। लगभग 30 से 40 के बीच में एक केमिकल कंपनी का पी रहता है। बुक वैल्यू इसकी 1157 है। बुक वैल्यू का मतलब क्या है, नेटवर्थ को जब अपन ने टोटल नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड किया तो यहाँ पे बुक वैल्यू आ जाती है। वहीं पे हम यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बात बता दें, बुक वैल्यू का एक और मतलब होता है जब आप टोटल असेट्स, बुक वैल्यू ऑफ असेट्स को डिवाइड करते हो तो ये कंपनी के असेट्स की वर्थ है। उसी के साथ कंपनी का आरओसी 18.4% रहा है और वहीं पे आरओई जो अगर आप देखोगे तो 20.3% रहा है। ओवरऑल यहाँ पे जो कंपनी के जो बिजनेस में और आउटलुक है वो एक अच्छा खासा है। बट यहाँ पे अभी भी थोड़ी बहुत यहाँ पे जो वैल्यूएशंस है उसको लेके कंसर्न था। बट अभी अपने को क्या करना चाहिए, यहाँ पे बाय ऑन डिप्स की यहाँ पे राय रहेगी, तो वो हम चीज़ लास्ट में बता देंगे। बट अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न पे बात करें कि क्या क्या कुछ बदलाव आया है क्या, तो मैनेजमेंट ने यहाँ पे कोई अपना शेयर यहाँ पे नहीं बेचा है। उन लोग ने जब बेचा था तो दिसंबर क्वार्टर के अंदर काफ़ी 2-1% का यहाँ पे स्टेक बेच दिया था। ओवरऑल अगर अपन देखेंगे तो FII ने स्टेक कम किया है और वहीं पर DIIs ने भी अपना स्टेक कम किया है। वहीं पर अगर हम देखें कोई बड़ा FII है क्या, तो इसमें अगर अपन देखेंगे तो सबसे बड़ा अमांसा होल्डिंग्स है और फिर एक कोटक का एक बाहर का फंड है, कोटक इंडिया मिड कैप फंड जो है। तो ये सारी चीज़ें हैं। वहीं पर अगर अपन देखते हैं DIIs के अंदर, तो DIIs के अंदर वापस एक और जो है सबसे बड़ा है वो कोटक का ही है, इक्विटी हाइब्रिड फंड है। और उसके बाद जो एक और है ये वाला है, ये मीरा एसेट हेल्थ केयर वाला फंड है। क्योंकि अभी हेल्थ केयर वालों ने इसलिए लिया है क्योंकि ये लोग जो अपना फार्मा के केमिकल्स में भी ये लोग काम करते हैं। फिर निप्पॉन का थोड़ा बहुत स्टेक है। पब्लिक के अंदर अगर अपन देखें तो कोई भी यहाँ पे शायद मेजर स्टेक नहीं है। अगर अपन देखते हैं तो यस, यहाँ पे 1-2 है, SBI लाइफ और ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस है जिनका यहाँ पे थोड़ा बहुत स्टेक है। बट यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो इन दोनों लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज ने अपना स्टेक बढ़ाया है। वहीं पे ओवरऑल कंपनी की जो बैलेंस शीट और वैल्यूएशंस वगैरह ये सारी चीज़ें वो काफ़ी हेल्दी और स्ट्रांग है। और वहीं पे हम बात करें अगर टेक्निकल लेवल्स वगैरह की, तो यहाँ पे जो मोमेंटम है ना ये बहुत ही न्यूट्रल है। इसमें ज़्यादा अभी ऊपर नीचे नहीं होने को देखने को मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी इसके रिजल्ट्स वगैरह आ चुके हैं। तो सभी तरह का RSI वगैरह भी अगर आप देखते हो तो यहाँ पे सब न्यूट्रल है। और वहीं पे मूविंग एवरेज जो अगर आप देखते हो तो यहाँ पे जो लास्ट 10-20 दिन के जो मूविंग एवरेज है वो यहाँ पे सेल के एक्शन दे रहे हैं। बट अगर आप देखते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है वो सभी बाय के यहाँ पे संकेत दे रहे हैं। ठीक है, हम लोग बात करते हैं यहाँ पे सपोर्ट लेवल की। तो अगर जो यहाँ पे नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है वो यहाँ पे जो है वो 5,714 रुपये का है और नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है वो 6,868 रुपये का है। तो ये सारी चीज़ें अभी अगर आप देखोगे तो ये सारी चीज़ें चल रही है। और वहीं पे हम लोग अगर जानना चाहते हैं कि इसमें यहाँ पे आपकी हमारी क्या राय है, देखिए अभी ऑलरेडी इसमें बहुत कुछ हो चुका है। यहाँ पे अब ये एक डिसेंट यहाँ पे लेवल्स पे ट्रेड करेगा, ये रेंज बाउंड ट्रेंड रहेगा। तो अगर किसी को शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड करना था तो वो अब ना करें और अपनी पोजीशन भी निकाल लें। अब ज़्यादा इसमें ऊपर नीचे नहीं होने वाला है। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे आउटलुक जो है अभी जो Q1 में के जो रिजल्ट्स आएंगे वो Q4 से ख़राब आएंगे, क्योंकि यहाँ पे कंपनी अब यहाँ पे लॉकडाउन है इंडिया में, तो इनका आधा बिजनेस यहाँ पे जो लॉकडाउन से के कारण हर्ट हो जाएगा, वो सारी चीज़ें रहेंगी। तो अभी मेरी क्या राय रहेगी कि एक बार जो लोग हैं मीडियम
मीडियम टर्म से शॉर्ट टर्म के लोग निकल जाए, बाकी जो लॉन्ग टर्म वाले लोग हैं वो यहाँ पे इन्वेस्टेड रहे। बट एक आपको अच्छा खासा बाइंग ऑन डिप्स का यहाँ पे एक मिल सकता है ये कैंडिडेट। अगर अपने को देखें तो अपन यहाँ पे 6100 रुपये के एक लेवल्स है जो आप यहाँ पे एक देख सकते हो, जहाँ पे आप पहली बाय कर सकते हो, फिर नेक्स्ट बाय आप सीधा 5700 पे करिएगा। बट वो लेवल शायद आए नहीं आए, मैं कुछ कह नहीं सकता। बट बाकी ओवरऑल जो मेरा टारगेट रहेगा कि यहाँ पे Q1 तक अगर यहाँ पे सिचुएशन इंडिया में सुधरती है तो 6500 तक के यहाँ पे टारगेट देखने को मिल सकते हैं, और विद इन अ ईयर कंपनी यहाँ पे 7000 तक के लेवल्स पे जा सकती है। अगर हम यहाँ पे बताएं SRF की आपको जर्नी, कि SRF की जर्नी कैसी रही है, तो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। अगर आप देखना चाहते हैं तो देखिए 1970 में इनका यहाँ पे इन लोग को यहाँ पे ये जो कंपनी है श्रीराम फाइबर्स करके एक कंपनी थी जिसको यहाँ पे इनकॉर्पोरेट किया था। फिर 1974 में इन लोग ने नायलॉन टायर का काम चालू किया था। फिर 1977 में इन लोग ने फिश नेट ट्विंस वगैरह जो बिज़नेस है उसको स्टार्ट किया था, जो कि अपना जो मछुआरे यूज़ करते हैं। फिर इंजीनियरिंग प्लास्टिक्स वगैरह 1979 में चालू हुआ। 1982 में इन लोग ने अपना कुछ यहाँ पे एक CSR के लिए वो खोला। फिर यहाँ पे बेल्ट फैब्रिक्स जो अपन बोलते हैं 1983 में चालू किया। 1986 में कोटेड फैब्रिक्स, 1986 में SRH फिनेंस करके एक इनकी होली ओन सब्सिडरी है उसको चालू किया गया। 1989 में यहाँ पे केमिकल बिजनेस के अंदर ये लोग एंटर करते हैं, किस बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए, रेफ्रिजरेंट्स बनाने के लिए। 1990 में श्रीराम फाइबर्स को SRF की जो फुल फॉर्म है अगर आप देखोगे तो उसको यहाँ पे SRF यहाँ पे नेम दे दिया गया। 1995 में पैकेजिंग फिल्म का बिजनेस चालू किया। 1995 में टायर कोविड डिवीजन यहाँ पे सीएट से इन लोग ने एक्वायर किया गया, और 1995 में ये लोग क्लोरोमिथेन्स यहाँ पे चालू किया। फिर उसके बाद यहाँ पे इन लोग ने एक विजन केयर डिवीजन चालू किया है। 1996 में एक बाहर कंपनी खोलते हैं SRF ओवरसीज़ लिमिटेड, जो कि दुबई वगैरह के लिए काम करती है, और फिर वहीं पे SRH फिनेंस को यहाँ पे GE कैपिटल को बेच दिया गया। 1997 में इन लोग ने अपने एक और बिज़नेस को बेचा SLR को। फिर वहीं पे टेक्निकल टेक्सटाइल बिज़नेस का यहाँ पे चालू किया 2000 में। 2004 में स्पेशलिटी केमिकल बिज़नेस आता है। 2004 में यहाँ पे इन लोग ने एक SEZ में यहाँ पे एक अपना प्लान डालते हैं, और वहीं पे उसकी जो कैपेसिटी और R&D सेंटर वगैरह यहाँ पे चालू करते हैं। 2007 में SRH फाउंडेशन की यहाँ पे होता है। फिर यहाँ पे थाई बड़ौदा इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड यहाँ पे एक रायोंग थाईलैंड में है जो इनका प्लांट है, 2008 में उसको एक्वायर करते हैं। फिर यहाँ पे इंडेक्स बेल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड करके कंपनी ये लोग साउथ अफ्रीका में खोलते हैं 2008 में। 2009 में पॉलिस्टर इंडस्ट्रियल यार्न के अंदर यहाँ पे ये लोग काम चालू करते हैं। फिर 2010 में लेमिनेटेड फैब्रिक्स, 2011 में कोटेड फैब्रिक्स वगैरह, और 2012 में यहाँ पे केमिकल कॉम्प्लेक्स दहेज के अंदर यहाँ पे चालू होता है। इनके लगभग जो प्लांट्स है वो यहाँ पे ऑल इंडिया है। और वहीं पे 2013 में यहाँ पे जो अगर आप देखोगे पैकेजिंग बिजनेस अफ्रीका में चालू करते हैं। फिर यहाँ पे ओवरसीज़ लिमिटेड जो दुबई में काम था उसको बंद किया जाता है। 2015 के अंदर ये ग्लोबल डू पॉइंट डायनामिल करके कंपनी है उसको एक्वायर कर लेते हैं। वहीं पे अगर हम देखें 2016 में फ्लोरो केमिकल्स का बिजनेस थाईलैंड में चालू करते हैं। 2017 में फिर पैकेजिंग बिजनेस के अंदर यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे थोड़ा बहुत चीज़ें होती है। फिर यहाँ पे ऐसी 2017 और यहाँ पे 2018 में ये सारी चीज़ें होती है। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो कंपनी ने जो काम किया है बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे अगर आप देखोगे तो उतार चढ़ाव के साथ है, और ये लोग नए नए बिज़नेस को एक्वायर करते रहते हैं, नए नए बिज़नेस में जाते रहते हैं। जो बिज़नेस इनको नहीं अच्छा लगता वो इसमें जिसमें इनको लॉस है वो इसको निकाल देते हैं। तो इस तरीके से कंपनी की जर्नी है। ओवरऑल मतलब आप देखोगे तो कंपनी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ एस्पायरिंग कंपनी है। ऐसा नहीं है कि एक बिज़नेस चालू कर दिया तो उसमें ही लगे रहे, नए नए बिज़नेस नए नए R&D फैसिलिटीज़ में भी यहाँ पे काम करती रहती है। वहीं पर अगर यहाँ पे कंपनी का R&D फैसिलिटीज़ देखोगे तो वो भी बहुत ही शानदार है, जिससे यहाँ पे इनको मेन बिजनेस आता है, क्योंकि R&D ही यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पे आने वाले टाइम में इसको यहाँ पे कंपनी को नए नए प्रोडक्ट्स बना के देगा। तो ये कंपनी की R&D फैसिलिटीज़ है, R&D कैपेबिलिटीज़ वगैरह के बारे में है, और ये सारी चीज़ें हैं। ओवरऑल यहाँ जो स्टॉक है ये काफ़ी अच्छा है एक लॉन्ग टर्म बेट के लिए। तो लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड करके रखें, क्योंकि एक बहुत ज़्यादा वेराइड स्पेशलिटी बिजनेस में काम करने वाला शेयर है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ज़रूर हमारे चैनल को सभी तरह के फंडामेंटल एनालिसिस के साथ। किसी भी तरह के स्टॉक मार्केट के अगर आपको डाउट है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन के थ्रू। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए जो कि एक ऑटोमेटेड फीड है, जहाँ पे सभी बड़े बड़े न्यूज़ सोर्सेज से हम लोग यहाँ पे न्यूज़ आपको डालते हैं। ये ऑटोमेटेड रियल टाइम बेसिस पे अपडेट होता है। आप जाके एक बार देखिए वो टेलीग्राम चैनल जो कि फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है टेलीग्राम पे। थैंक यू सो मच।